सायरा सानोली रंदत की एक नहायत ही परकशिश लड़की थी। उसके लिए घने बाल जो कमर से नीचे तक थे उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। वो बड़ी बड़ी सिया आंखों वाली थी जिन पर नजर पड़ते ही इंसान उसके जादू में गिरफ्तार हो जाता। उसकी सानोली रंगत में घले नमकीन पानी की खुशबू ने उसे दूसरी लड़कियों से मुमताज बना दिया था। उसकी आदत थी कि वो रोजाना शाम को नहाती और मगरिब के वक्त छत पर चली जाती। अपने बालों को खुला रखने का उसे इतना शौक था कि उसने भाई भाई बाल नहीं बांधे थे। माँ बहुत कोशिश करती कि वो बाल बांध लिया करे, लेकिन वो हमेशा मुस्कराते हुए लाड़ से टाल देती। वक्त वैसे भी जल्द गुजरता है, लेकिन हसीन लड़की का वक्त तो और भी तेजी से गुजरता है। सायरा भी जल्द ही उस उम्र में पहुंच गई कि उसकी शादी की बातें होने लगी। फिर एक दिन उसकी शादी तय हो गई। जब से सायरा की शादी तय हुई उस पर निखार छा गया। दिन ब दिन इसका हुस्न बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार हो शादी का दिन आ ही गया। शादी की गहमा गहमी शुरू गई, लेकिन सायरा की शाम को छत पर जाने की आदत वैसी ही रही। माया की रात उसे ओबरटन लगा दिया गया और सारा दिन उसे छत पर जाने का मौका न मिल सका, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत बेचैन थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कहीं दूर से कोई उसे आहिस्ता आहिस्ता पुकार रहा हो। पुकारने वाले की आवाज जैसे किसी गहरे कुन में से आ रही थी, जिसमें कुछ के ऐसी तड़प भी कि सुनकर उसका दिल अफसुर्दा हो गया। फिर वो बेख्तियार सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। घर चूंकि मेहमानों से भरा पड़ा था, इसलिए किसी ने उसकी गैर मौजूदगी महसूस न की। सर्दियों की ठठरती हुई सर्द रात थी। मेहमानों के लिए बिस्तर लगाने का वक्त आया तो उसकी छोटी बहनें छत पर मौजूद स्टोर से बिस्तर निकालने गई। अचानक उनकी चीख से पूरा घर गूंज उठा। सायरा छत पर बेहोश पड़ी थी। शादी में आए हुए तमाम मेहमान परेशान हो गए, और परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब उसके हाथ पांव मुड़ गए। सायरा की मां ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता सायरा को होश आने लगा। अल्लाह के कलाम की बरकत से उसकी तबीयत संभल चली गई और कुछ ही देर में वो गहरी नींद सो गई। घर में इस सूरत हाल पर शदीद खौफ का आलम था। सबके चेहरों पर बेपनाह तशवीश थी, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर के चेकअप ने उसे मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। शादी से के बाद रुखसती हो ली और वो एक दूसरे शहर चली गई, जहां उसका घर शहर से कुछ दूर एक गैर आबाद इलाके में ने था जहां बहुत कम घर बने हुए थे और वो भी एक दूसरे से काफी फासले पर। ये 2 मंजिला मकान देखने में बहुत पुराना था। उसकी तामीर में गुजरे वक्त की अजमत के निशानात छुपे हुए थे। निशानात भले ही मर चुके थे, लेकिन अजमत रफ्ता की गवाही दे रहे थे। उसका मरकजी दाखिली दरवाज़ा इंसानी हाथ की महारत का मना बोलता सबूत था। दाखिली दरवाजे से मताहत कब्रें होंगी। उस कब्रिस्तान से मुत्तसिल एक 4 दीवारी भी थी, जो गैर मजहब अफराद के लिए मखसूस थी। उसके अलावा जो आबादी थी वो भी मुख्तसर थी, लेकिन यहाँ से कम अज कम आधा किलोमीटर दूर थी। सायरा का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। घर की दाएं जानिब वाली दीवार के बाहर जो दरख्त था वो ऊपर आते हुए उसके कमरे की खिड़की के बिल्कुल सामने नजर आता था। दरख्त उससे भी बुलंद था, जो खिड़की से ऊपर जाते हुए छत तक पहुंच जाता था। शादी से पहले सायरा के साथ एक मसला था कि बिल भार वो सोते में हड़बड़ाकर उठ बैठती और चीखें मारना शुरू कर देती। ये सिलसिला शादी के बाद भी जारी रहा, लेकिन ससुराल वालों ने भी इस मसले को ज्यादा अहमियत न दी, क्योंकि अक्सर लोग सोते में डर जाते हैं। लेकिन एक दफा ये मामला संजीदगी इख्तियार कर गया। जब इसी तरह वो चीखें मारती हुई जागी तो उसका शौहर भी चीख मार कर बैठ गया। तमाम घरवाले दौड़ते हुए उनके कमरे में आ गए। सायरा की तो समझ आ गई लेक गई, लेकिन उसके शौहर ने क्यों चीख मारी इस बारे सब फिक्रमंद थे। उसका शौहर कमर पर हाथ रखे बैठा था। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर आ रहे थे। उसकी कमीज उठाकर जब कमर देखी गई तो उस पर बहुत बड़े साइज की उंगलियों के नीले रंग के निशानात थे। नीले रंग के इसलिए कि जब बहुत जोर से थप्पड़ मारा जाए तो इस जगह पर खून जम जाता है। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इस पर इसरार वाक़े से तमाम लोग सहम गए। सलीम बहुत फिक्रमंद था। सायरा की जो हालत थी वो तो अलग बात थी, लेकिन जब उसकी कमर पर थप्पड़ के निशान पड़े तो वो मुकम्मल तौर पर परेशान हो गया।
वो हकीकत पसंद इंसान था। उसके जहन में दो बातें थीं, एक ये कि वाकई किसी और मखलूक ने ऐसा किया है, और दूसरा ये कि सायरा ने सोते में नफसियाती दबाव की वजह से उसकी कमर पर थप्पड़ मार दिया। सलीम ने फैसला किया कि छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, जिसके बाद उसे वापस दुबई चले जाना है, तो बेहतर होगा कि वो सायरा को लेकर हनीमून के लिए निकल जाए। इसने 2 मकामात का फैसला किया, पहले लाहौर, फिर वहां से मरी से सीधा वापस। लाहौर में अजीजों के यहाँ ठहरना था और मरी में होटल में कयाम करना था। वो लाहौर में बहुत सी जगहों पर घूमे। सायरा को सबसे ज्यादा शाही किला और बादशाही मस्जिद पसंद आए। उसे उन तारीखी इमारतों में से तारीख झांकती नजर आ रही थी। उसकी तारीखी इमारतों से दिलचस्पी को देखते हुए सलीम के रिश्तेदारों ने फैसला किया कि उन्हें 2 और तारीखी मकामात भी दिखा दिए जाएं, जिनमें एक शालामार बाग और दूसरा मकबरा जहांगीर शामिल थे। सलीम के कज़न ने कहा कि पहले शालामार बाग चलते हैं, फिर वहां से मकबरा जहांगीर चले जाएंगे, और फिर वहां से वापसी पर रंग रोड से सीधे घर चले जाएंगे, जो उनके लिए बेहतर रहेगा। वो शाही किला से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। 2 मोड़ या पुल से वो रेलवे पुल के नीचे से होते हुए पीछे बाग बामपुर वाली रोड पर निकल आए। इस रोड पर चलते हुए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरते हुए वो शालामार बाग पहुंच गए। वहां पर आधा घंटा रुकने के बाद वापसी इसी रास्ते से होते हुए वो मीनारे पाकिस्तान के दायां तरफ से गुजरते हुए ट्रैफिक के हजूम के साथ साथ रावी के पुल को पार करके शाहदरा के मुकाम पर जा निकले। शाहदरा पहुंचने पर वो दायां तरफ मुड़कर शाहदरा की आबादी की तरफ मुड़ गए। वहां से जीटी रोड सीधा रावलपिंडी की तरफ जा रहा था, और बायां तरफ मुड़े तो शेखुपुरा और फैसलाबाद की तरफ रोड जा रही थी। शाहदरा की तरफ रुख करने के बाद शायद 2 या 3 मिनट की ड्राइव के बाद वो मकबरा जहांगीर पहुंच गए। ये मकबरा लाहौर से बाहर होने की वजह से और दूसरा हमारे माशरे के रवैये की वजह से ऐसे ही है जैसे सौतेला नापसंदीदा बच्चा। जो लोग तारीख के बारे में ज्यादा नहीं जानते, वो लाहौर की तारीखी इमारतें देख भी लें तो बहुत सौ को पता ही नहीं कि मकबरा जहांगीर से लाहौर से बाहर शाहदरा के मकाम पर है। हालांकि कुछ साल पहले इस मकबरे की तज़ीन नौ की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। जिस वक्त ये लोग पहुंचे तो अक्का दक्का लोग मौजूद थे, जिसकी वजह वीरानी ज्यादा छाई हुई थी। यहाँ पहुंचने के बाद से ही सायरा की कैफियत अजीब सी हो रही थी, लेकिन उसने किसी पर जाहिर न होने दिया। सलीम अपने कज़न के साथ नमाज अदा करने चला गया और वो दूसरी खवातीन के साथ वहीं पर ईंटों के बने तारीखी फर्श के एक कोने पर बैठ गई। वो बैठी रही और दूसरी खवातीन इधर उधर टहलने लगी। वो गहरी सोच में गुम बैठी थी कि अचानक उसके सामने एक मलंग बच्चा आ खड़ा हुआ, जिसका हुलिया अजीब सा था। उसने जर्द रंग की धोती सी बांध रखी थी और ऊपर फटा पुराना सा चोखा, गले में मुख्तलिफ रंगों की ढेरों मालाएं थीं। वो बच्चा शायद 12-13 साल का होगा। वो उसके सामने खड़े होकर कुछ मांगने के बजाय अपनी लाल अंगारा आंखों से मुसलसल उसे घूर रहा था। सायरा ने उसे नजरअंदाज करते हुए अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन वो घूमकर उस तरफ सीधा उसकी आंखों के सामने जा खड़ा हुआ। और असर्रार सा अंदाज था उसका। वो बिल्कुल खामोश खड़ा था, लेकिन एक तब्दीली ये आई कि उसने मन से कुछ कहे बगैर अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। सायरा ने चाहते हुए भी उसे कुछ ना दिया और कहा कि मुआफ करो, लेकिन वो बार बार मना करने के बावजूद वहां से गया नहीं, बल्कि वहीं घास पर एक तरफ बैठकर उसे घूरना शुरू कर